तो मैंने बोला क्या है ना सलमान भाई, ये कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। घर पे अकेले हैं और उनकी इच्छा थी कि मैं कैरम खेलता हूँ, है नहीं तो फोन पे बात करेंगे, कैरम खेलने वाला घर पे आ जाएगा। अगर किसी को बैडमिंटन खेलना तो बैडमिंटन खेलने वाला घर पे आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि सुनने वाला बहुत जरूरी है। आजकल सुनने वाले लोग नहीं हैं। अपना किसी का भी फोन, यहाँ पे इतने लोग हैं खड़े होकर देखें तो अपने फोन का अगर आप टाइम देखें कितना आपने समय स्क्रीन पे बिताया, तो आपने 100% स्क्रीन पे ज्यादा समय बिताया होगा अपने परिवार से ज्यादा। हम ये नक्सलवाद की बात करें और जहाँ पे युवाओं ने सरेंडर करके एक नई दुनिया शुरू की है, मुझे लगता है उनको एजुकेशन, अच्छी जिंदगी और अगर एक रास्ता सही मिल जाएगा तो हमारा जो देश है वो और बेहतर होएगा। उसी के अंदर भी अगर आपके माता पिता में से कोई फिल्म लाइन में है और बेटा उसी या बेटी उसी दुनिया में बड़ी हो रही है तो ऑब्वियसली उसकी भी इच्छा होगी मैं करूँ, तो बुरी बात नहीं, पर हाँ हुनर होना बड़ा जरूरी है। प्रकाश राज थे तो उनको मेरा कॉलर पकड़ना तो बोले मैं तो नहीं पकड़ूंगा, गाली मारी पब्लिक मेरे को। तो फिर सीन थोड़ा चेंज किया। चिरंजीवी सर के साथ शूट करना तो बोले मैं लात नहीं मारूंगा यार, पब्लिक मेरे फैंस मुझे गाली देंगे। तो राजनीति में एंट्री होनी होती तो बड़े टाइम पहले हो चुकी होती। मैंने 2 दफ़ा राज्यसभा भी के लिए भी मना किया था और मुझे बहुत बड़े बड़े पद जो लोगों को सालों लग जाते हैं मिलने में वो भी ऑफर हुए थे। किसी के पास जॉब नहीं है या घर की परेशानी है तो उसके पास एक बहाना होता है कि चल मैं थोड़ा सा नशा कर लूँगा तो मेरी तकलीफें दूर हो जाएंगी। वो कहते हैं कि जब आपका जीवन तभी पूरा होता है जब आपसे किसी न किसी को उम्मीद होती है। वो बोलते हैं कि मदद भी बड़ी कमाल की चीज़ है, करो तो लोग भूल जाते हैं, ना करो तो याद रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग आए और इस परिवार का हिस्सा बने। मुझे याद है कि पहले तो मैं आपका थोड़ा सा कनेक्शन बता दूं। भिलाई रायपुर से मेरा कनेक्शन है कि मेरी खुद जो वाइफ है वो यहीं से है, तो ये सबसे बड़ा कनेक्शन हो गया। ये मेरे सुमीता है, ये मेरी साली साहिबा भी है और सूद चैरिटी फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है। हमारे साथ दीक्षा है जो भिलाई से ही है। समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ भला करना चाहता हूँ, फिर हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। हम एक्टर हैं तो एक्टिंग में व्यस्त हो जाएंगे, आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं तो आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तो समय नहीं रहता। लेकिन जब आप कई बार अकेले बैठते हैं या कई बार आप किसी ज़रूरतमंद को देखते हैं फिर आपको लगता है यार मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। सो ये क्लब खोलने का मकसद ही वही है कि आप जुड़े रहेंगे, आपके अपने जो निजी काम है उसके अंदर कोई रुकावट नहीं आएगी, वो वैसे ही चलते रहेंगे। पर जो क्लब के अलग अलग मेंबर्स हैं, अगर आप सोचिए कि इस क्लब में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से आज अगर एक जने ने सोचा कि मैं कि मेडिकल में कुछ अच्छा काम करूंगा तो 99 जो बाकी के 99 लोग होंगे अपने आप उस अच्छे काम में जुड़ जाएंगे। सो मकसद यही होता है कि हम एक परिवार का जब हिस्सा बन जाते हैं तो फिर अपने आप रास्ते खुलने शुरू होते हैं। हमें बहुत दफ़ा ये नहीं पता चलता कि हम मदद करना चाहते कहाँ करें, हमें पता नहीं कि कौन वो सही में एक्चुअल नीडी है, ज़रूरतमंद है या फिर वैसे ही फ़ायदा उठाना चाहता है या ये मदद किसी और को पहुंच सकती है। तो मुझे लगता है कि जब एक क्लब बनता है, इतने लोग जुड़ते हैं, इतनी सोचें साथ में जुड़ती हैं, तो फिर अपने आप जो जेन्युइन नीडी लोग हैं वो अपने आप दिखने शुरू होते हैं। और एक ये बड़ा कमाल का एक एक्सपीरियंस है। लोग हम मेरे घर पे रोज़ 300-400 लोग आते हैं, मैं मिलता हूँ पिछले 6 सालों से, और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा कि यार कैसे पता चलता है तेरे को कि ये सही है या गलत। कई बार कोई बिना जरूरत के ही आ जाएगा कि भैया मेरा करवा दो काम, तो आपको कैसे पता चलता है। इस बात की खूबसूरती ये है कि जब आप इस दुनिया में घुसते हैं तो ईश्वर आपको एक ऐसा स्कैनर देता है, एक ऐसा फिल्टर देता है कि आपको बात करते करते पता चलना शुरू हो जाता है कि ये एक्चुअली कितना नीडी है। कि अगर किसी के इलाज के लिए 100 रुपये की ज़रूरत है और उसके पास 25 रुपये हैं, पर जब वो मदद मांगने आता है उसको लगता है मदद करें चलो 100 का इसी इंतजाम करता हूँ, अपने 25 बचा लेता हूँ, विच इज़ फाइन। जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक ज़रूरतमंद आदमी कहता है कि चलो मैं बचत कर लेता हूँ। मेरे साथ बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। लेकिन जब आप इस दुनिया में घुसते हैं और इतने हज़ारों लोगों से मिलोगे आप, तो आपको अपने आप पता चलना शुरू हो जाता है कि टीचर को पता होता है ना कि आज बेटा कौन सा होमवर्क नहीं करके आया, तो अपने आप वो वैसे ही उस क्लास में उसको खड़ा करता है कि बेटा होमवर्क क्यों नहीं किया गया। तो वैसे ही ये मदद करने वाली भी जो सोच वही होती है कि जब आप मदद करेंगे तो इतने लोगों को मदद कर पाएंगे कि आपको जिसको नहीं चाहिए तो आपको पता है कि उसको कितनी मदद चाहिए। तो इसलिए आज हम यहाँ पर भी मिले हैं कि आपके ज़रिए ना सिर्फ हम एक संदेश पहुँचाएं बल्कि आपको भी इस क्लब का हिस्सा बनाएं, ताकि आप बोले कि मैं भी अवेलेबल हूँ, हमें आपका कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए रहता है। ऐसा नहीं कि आप अपना काम छोड़कर हमारे साथ जुड़ें, जब आपके पास समय हो, जब आपके पास कुछ करने की इच्छा हो, आप आएँ, मिलें और फिर हम मिलकर जिंदगियाँ बदलेंगे। वो कहते हैं कि जब आपका जीवन तभी पूरा होता है जब आपसे किसी न किसी को उम्मीद होती है कि यार ये मेरा इंसान है, मेरी ज़िंदगी बदल सकता है, ये मेरा बच्चे को पढ़ा सकता है, ये मेरे बच्चों को जूते दिला सकता है। तो जो उम्मीद जब आपसे होती है तब आपका ज़िंदगी का जो उद्देश्य है वो पूरा है।
और जब आप उसके लिए कोशिश करते हैं तो आपको जो अंदर से खुशी मिलती है वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो कोशिश करना ज़रूरी है और ऐसा बनना ज़रूरी है कि लोगों को आपसे उम्मीद हो, बस उसी की कोशिश में रहते हैं और आपको इस उम्मीद और कोशिश का हिस्सा बनना है। कि नशे में युवा पूरा डूबा जा रहा है, पंजाब की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी वही हाल है, तो ऐसा आप लोगों को क्या प्रयास होगा कि जिसमें नशे से दूर होकर युवा अपने करियर ओरिएंटेड लाइफ का फोकस करें? देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। हमने पंजाब में ऑलरेडी रन किया था जिसमें 163 सेंटर्स के साथ हमने जुड़कर हेल्प किया जिनको नशा होता है। यहाँ पर आजकल तो पूरे देश भर में ये शुरू हो गया है। जो यंग लोग हैं घुस गए हैं, उनको ऐसे रास्ते मिल गए हैं कि अगर किसी के पास जॉब नहीं है या घर की परेशानी है तो उसके पास एक बहाना होता है कि चल मैं थोड़ा सा नशा कर लूँगा तो मेरी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। सो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही सेंसिटिव दौर से गुजर रहे होते हैं। उन्हें हैंडल करना एक प्रोफेशनल का काम है कि अगर आप किसी को बोलो कि मैं तुम्हें एक नशा मुक्त केंद्र में ले जाऊंगा या ऐसी रिहैब में ले जाऊंगा तो उसको लगता है यार मुझे तो जेल भेज रहे हैं, मैं तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मेरे परिवार में मेरे समाज में कैसे लोग रिएक्ट करेंगे। उसी को एड्रेस करने के लिए हमें उनके साथ बैठना ज़रूरी है, उनके साथ समय बिताना ज़रूरी है, या फिर अगर जो लोग तैयार होते हैं तो हम उन्हें उन सेंटर्स में भेजना ज़रूरी है और उन सेंटर्स को सपोर्ट करना भी ज़रूरी है। क्योंकि मुझे उतना तरीका नहीं पता होगा कि कैसे हेल्प करना है, लेकिन उस सेंटर को जो चला रहा है उसको पता होगा। फिर हमें उस बंदे को हमारे साथ जोड़ना ज़रूरी है कि जब हमारे पास कोई नशा की तकलीफ से गुजरा हुआ बंदा आए तो हम उसके साथ जुड़कर हम उसे हेल्प कर सकें। तो हमारी सूट चैरिटी फाउंडेशन की खासियत यही है कि चाहे आप नशे की बात करें, एजुकेशन की बात करें, मेडिकल की बात करें, लोगों को घर भेजने की बात करें, किसी को जॉब दिलाने की बात करें। अब मतलब किसी गांव में बंदरों की तकलीफ है तो भी हमारी फाउंडेशन में आता है कि यार बंदर हमारे गांव में बड़ा परेशान करे, बचाओ, तो हमने वो भी पकड़वाए हैं। सो आइडिया ये है कि जब मुश्किल होती है वो अपना एक नाम लेकर नहीं आती है, वो मुश्किल आती, तकलीफ आती है। जो घर के बाहर आपके खड़ा हुआ तो कहे मैं तो भैया यहाँ से ठीक होकर ही जाऊँगा। सो हम भी रोज़ सीखते हैं, बहुत दफ़ा हम लोग फेल भी होते हैं, नहीं कर पाते, लेकिन हम उस एक्सपीरियंस से, अनुभव से सीखते हैं कि अगली बार हम कैसे वो ठीक कर पाए। तो सीखने के लिए हम लोग तैयार हैं, आप सिखाते रहेंगे, हम आपके साथ और आपके पीछे चलते रहेंगे। अक्सर देखने में आता है कि समाज सेवा करते करते एंड ऑफ द डे लोग राजनीति में एंट्री करते हैं, तो आपकी क्या विचार है, क्या राजनीति में एंट्री आपकी होगी या सिर्फ समाज सेवा में रह के समाज में अच्छा काम करना है? देखिए, अगर राजनीति में एंट्री होनी होती तो बड़े टाइम पहले हो चुकी होती। मैंने 2 दफ़ा राज्यसभा भी के लिए भी मना किया था और मुझे बहुत बड़े बड़े पद जो लोगों को सालों लग जाते हैं मिलने में वो भी ऑफर हुए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं जो जिस रास्ते पे चला हूँ तो अगर मैं शायद इस दुनिया में घुसूँगा तो शायद कहीं वो रुक ना जाए, तो मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे पता है कि राजनीति में आने से आप ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं और ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, लेकिन जब वो समय आएगा तभी आएगा। लेकिन फिलहाल मेरे मन में कोई ऐसा अभी सोच नहीं है कि अभी आना है। अभी बस जिस रास्ते पे चल रहे हैं आपके साथ चल के वैसे ही चल रहे हैं। नहीं, मौका तो मिलता है, हर बार मिलता है। जब जिस स्टेट में इलेक्शन होता है मौका मिलता है, लेकिन जब तैयार होऊंगा, मेंटली तैयार होऊंगा, मुझे उससे परेशानी कोई नहीं है। लेकिन जब मन करेगा और मुझे लगेगा कि मैं उसके लिए तैयार हूँ तब जरूर। जब फिल्मों का आप चुनाव करते हैं तो आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, तो इसका असर आप फिल्मों के चुनाव में आपको पड़ता है क्या? मुझे लगता है कि जब मैं फिल्में चूज करता हूँ, जब हमें स्क्रिप्ट को सुनाना लगता है तो हमें पहले 5 मिनट में पता चल जाता है कि हम ये फिल्म करेंगे या नहीं करेंगे, पहले 5 मिनट के नरेशन में। सो वो मुझे लगता है कि शायद ज़िंदगी का एक्सपीरियंस, अब इतने भाषाओं में इतनी फिल्में कर ली, इतने सालों से कर रहे हैं, तो वो है। लेकिन अगर आप समाज सेवा की बात करें तो डेफिनेटली जो आपकी रियल इमेज होती है उसका कहीं ना कहीं असर ज़रूर होता है। मैं एक बार साउथ में फिल्म की शूटिंग कर रहा था तो मेरे साथ प्रकाश राज थे, तो उनको मेरा कॉलर पकड़ना, तो बोले मैं तो नहीं पकड़ूंगा, गाली मारेगी पब्लिक मेरे को। तो फिर सीन थोड़ा चेंज किया। चिरंजीवी सर के साथ शूट करना, तो बोले मैं लात नहीं मारूंगा यार, पब्लिक मेरे फैंस मुझे गाली देंगे। सो वो जो आप निजी जिंदगी में करते हैं, जो आपका इमेज होता है, वो पर्दे पर कहीं ना कहीं दिखता जरूर है। कई सालों से बॉलीवुड से जुड़े हैं आप, जो परिवारवाद की बात आती है वो कितना हकीकत है? देखिए, अगर किसी की कपड़े की दुकान है तो उसका बेटा अगर उस कपड़े की दुकान पर बैठेगा तो कोई बुरी बात नहीं। अगर किसी का फादर हॉस्पिटल चलाता है तो अगर वो बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा तो भी कोई बात नहीं। परिवारवाद तो वहाँ पे भी आता है।
तो फिल्म लाइन के अंदर भी अगर आप कि माता पिता में से तो फिल्म लाइन में है और बेटा उसी या बेटी उसी दुनिया में बड़ी हो रही है, तो ऑब्वियसली उसकी भी इच्छा होगी मैं करूँ, तो बुरी बात नहीं। पर हाँ, हुनर होना बड़ा ज़रूरी है। आप किसी भी परिवार से हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके अंदर जो टैलेंट है वही आपको सर्वाइव करवा सकता है। तो फिल्म लाइन में पर बहुत सारे और भी प्रोफेशंस में है, तो आपके साथ बात करने वाला कोई चाहिए रहता है। आजकल हम अपने फ़ोन्स में इतना बिजी हो गए हैं कि अपना सर झुका रहता है और अपने फ़ोन्स में लगे हुए हैं। रील्स हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, सोशल मीडिया हमारा सबसे अच्छा परिवार है। अगर आप एक्चुअली अपना किसी का भी फ़ोन, यहाँ पे इतने लोग हैं खड़े होकर देखें, तो अपने फ़ोन का अगर आप टाइम्स देखें कितना आपने समय स्क्रीन पे बिताया, तो आपने 100% स्क्रीन पे ज़्यादा समय बिताया होगा अपने परिवार से ज़्यादा। सर तो मैं एक मिनट में पूरा कर लूँ। तो मुझे लगता है कि जो स्क्रीन जो नया परिवार बना है वो कहीं ना कहीं आपको अकेला बहुत बना देता है। मैं खुद भी अभी जो आपने बोला, मैं ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ जो आप जल्दी अगले कुछ दिनों में देखेंगे, जहाँ पर आप फ़ोन पे बात करके किसी से, अगर मैं फादर घर पे अकेले हैं और उनकी इच्छा थी कि मैं कैरम खेलता हूँ, है नहीं, तो आप फ़ोन पे बात करेंगे, कैरम खेलने वाला घर पे आ जाएगा। अगर किसी को बैडमिंटन खेलना तो बैडमिंटन खेलने वाला घर पे आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि सुनने वाला बहुत ज़रूरी है। आजकल सुनने वाले लोग नहीं हैं, तो जो किसी के अंदर की फ्रस्ट्रेशन होती है, कुछ होती है, वो कहीं ना कहीं अगर बात करेगा तो वो जो समय है, जो सेंसिटिव समय होता है जहाँ पर इंसान ऐसा स्टेप लेता है, मुझे लगता है वो गुजर जाएगा और उसी के लिए हम सब सर छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में बन ही टूटा है राम मंदिर में, महाराष्ट्र में जो हुआ है, दान चोरी हुआ, लोगों की आस्था जुड़ी होती है, चाहे चैरिटेबल क्लब हो चाहे मंदिर हो, लोग बड़ी आस्था से दान देते हैं, मदद भी करते हैं। तो क्या कहना चाहिए जो बर्निंग मुद्दा प्रदेश में छाया हुआ है? आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट है। जो श्रद्धा से अपन ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, लोग दान करते हैं, अपनी सेविंग्स छोड़कर अपनी तनख्वाहें देते हैं, और अगर ऐसा हो तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। बट जो भी लोग इसके पीछे हैं उन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, और मुझे लगता है कि जिन्होंने ऐसा किया है उन्हीं की प्रॉपर्टी लेके दान करवा देनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि बस्तर, मैं नागपुर से पढ़ाई की है वैसे मैंने, तो बस्तर के मुझे पता है कि वहाँ पे बड़े सारे आर्टिस्ट हैं, बड़ा कमाल का काम करते हैं वहाँ पर। और उसी के बीच में जब हम ये नक्सलवाद की बात करें और जहाँ पे युवाओं ने सरेंडर करके एक नई दुनिया शुरू की है, मुझे लगता है उनको एजुकेशन, अच्छी ज़िंदगी और अगर एक रास्ता सही मिल जाएगा तो हमारा जो देश है वो और बेहतर होएगा। उसी कभी किसी पोटेंशियल्स को तकलीफ हुई आपकी वजह से कि यार आप ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो? पर ऐसे किसी ने बताया तो नहीं मुझे, घर पे हो रही हो तो पता नहीं। नहीं, मना नहीं किसी ने किया, सब लोग अच्छा ही करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। बट लाइक आई सेड कि आप जब मैदान में उतरते हैं तो फिर आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना जरूरी चाहिए। वो बोलते हैं कि मदद भी बड़ी कमाल की चीज़ है, करो तो लोग भूल जाते हैं, ना करो तो याद रखते हैं। दिल जी एक प्रश्न आ रहा है जी, आप इनके कामों से प्रभावित हैं राजनीतिक और बॉलीवुड में। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, फिर बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और खुद सोनू सूद, उनके कामों से प्रभावित। देखिए, मैं ना आम इंसान से प्रभावित हूँ। जो आम इंसान होता है ना, वो आपको रोज प्रेरणा देता है, बहुत अच्छी, बहुत कमाल की देता है कि मेरे घर में मेरी कमाई 100 है लेकिन मेरे खर्चे 200 है, मैं उसको कैसे बचाऊं। तो वो एक प्रेरणा देता है कि कैसे आप उसकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सो मुझे लगता है ज़रूरत एक ऐसी चीज़ है जो हमें ज़िंदगी का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ाती है। जब तक नहीं होता तो हम भी जब फिल्म लाइन में थे तो हम बॉक्स ऑफिस नंबर के पीछे भागते रहते थे। हमारी फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया, 500 करोड़ का कर लिया, 1000 करोड़ का कर लिया, यही भागते रहते हैं। और फिर 6 महीने बाद, 1 साल बाद लोग भूल जाते हैं। सो मुझे लगता है कि मैं जब कोविड में करीबन 7.5 लाख लोगों को घर भेज पाए थे, आज भी लोग मुझसे आकर मिलते हैं। तो अभी आपने मुझे इस ट्रेन से भेजा था, आपने मुझे इस फ्लाइट से भेजा था, आपने मेरे बच्चों को पढ़ाई कराई, आपने इसको बचाया था, अभी देखो बड़ा हो गया। सो वो मेरे लिए हर रोज़ एक बॉक्स ऑफिस बड़ी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म रहती जब मैं उसे देखता हूँ। तो मुझे लगता है उससे बड़े कोई हीरो नहीं, आम इंसान से बड़ा कोई हीरो नहीं है। कौन सा, चाहे वो साउथ की बात करें या बॉलीवुड, आपके नजरों में कौन सा क्षेत्र जो है अच्छा काम कर रहा है? साउथ की मूवी तो पूरे सेंट्रल इंडिया में लोग देखना पसंद कर रहे हैं। देखिए, एंटरटेनमेंट की कोई भाषा नहीं होती। मैंने करीबन 100 फिल्में की है 12 भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, चाइनीज, इंग्लिश, हिंदी, सब भाषाओं में की है फिल्में। मैं तब से बोलता आया हूँ कि जब अच्छी कहानी होगी, भाषा आप उसको छत्तीसगढ़ी डाल दीजिए या साउथ की डाल दीजिए या इंग्लिश डाल दीजिए, लोग देखते हैं। आज आप अपने सिनेमा में मुझे लगता है हिंदी से भी ज़्यादा दूसरी साउथ की फिल्में देखते हैं या कोरियन ड्रामास देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहानी अच्छी है।
तो जो अगर आप ईमानदारी से बनाएंगे, भाषा कोई भी हो वो हिंदी होगी। कौन सा? फिल्मी अंदाज में बोलते हैं। अच्छा, फिल्मी अंदाज में। तो ठीक है, मैं एक दबंग का किस्सा बता देता हूँ आपको। तो दबंग में हम लोग शूट कर रहे थे, तो एक शाम को सलमान भाई ने बोला कि चलो हम लोग खाने पे चलते हैं यार। तो हम लोग खाने पे गए, मैं गाड़ी में बैठा था, तो सलमान भाई ने देखा पीछे, कहता है यार सोनू बड़ा लंबा है, तू गाड़ी में फिट तो हो रहा है ना। तो मैंने बोला क्या है ना सलमान भाई, ये कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। तो मैं बोला यार बड़ा अच्छा डायलॉग है, इसको फिल्म में यूज़ करते हैं। और अगले दिन हमने उसको फिल्म में यूज़ किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। कोई जो चलता फिरता राहगीर वाला था, तो हम उसको एक एक्स्ट्रा पूरी या एक्स्ट्रा थोड़े चने दे दिए, तो उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान होती थी कि यार कितना अच्छा हो गया, और खुश जाता था। तो हम देखते थे यार एक छोटी सी पूरी देने से या थोड़े चने देने से इसके अंदर कितनी खुशी आ गई है। पर हमें उस समय में पता नहीं चला कि जब हम बड़े होंगे तो शायद ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो सिस्टम में बैठ जाएगा कि किस तरह आपको लोगों के अंदर वो खुशियाँ लेकर आनी है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी। और उसके बाद जब सफ़र शुरू हुआ और करने लगे, तो मुझे लगता है आज हमारे सू चैरिटी फाउंडेशन के सारे सदस्य अलग अलग स्टेट से आए हुए, आज कुछ लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। तो ये भी एक प्रेरणा है कि हम लोग बोलते हैं कि यार वो एक्टर है, तो यू नो लगातार सोसाइटी केस जो हैं जो नीट पे प्रेशर कर रहे हैं और अलग अलग एग्जामों के लिए उनके लिए क्या कुछ कहना है? मुझे लगता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट था जिन बच्चों ने सुसाइड किया। कई बार बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर होता है अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि माँ बाप सपने देखते हैं उनके लिए, और उनके ऊपर प्रेशर होता है कि मेरे को बनना है, अपने परिवार को वापस खड़ा करना है, बहुत कुछ करना है, और वो जब नहीं हो पाता तो कई बार वो इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं। सो मुझे लगता है कि एज पेरेंट्स, एज जो माँ बाप हैं, उनको भी बच्चे, जिनके भी बच्चे आगे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो नीट के लिए हो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, उन्हें बताना बड़ा ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि आप ऐसा करें, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फिर भी हम आपके साथ हैं। तो हमें इतना प्रेशर नहीं देना जिसके कारण ये यंग जनरेशन से कर पाती है। सो मुझे लगता है कि अगर हम पेरेंट्स थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाएं और जितने बच्चे हैं वो भी ये समझ लें कि आपके माँ बाप, आपका परिवार सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी पेपर, दुनिया का कोई भी बड़ा ओहदा आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है। तो मुझे लगता है कि आगे ऐसा नहीं होगा, और हम कोशिश करें कि ऐसा ना हो। बांधा कीजिए, पीछे वाले बांधते नहीं है सीट बेल्ट। सुमिता भी उस समय गाड़ी के अंदर ही थी, उसी गाड़ी के अंदर जब वाइफ का एक्सीडेंट हुआ, और जैसे ही वो एयरपोर्ट से निकले तो मेरी वाइफ जिसने सीट बेल्ट पहना था उसने तुरंत बोला कि सुमिता आप भी पहन लो सीट बेल्ट। तो इन्होंने सीट बेल्ट लगाया और 2 मिनट बाद उसके बाद एक्सीडेंट हुआ, और सीट बेल्ट ने बचाया सबको। तो आप याद रखिए, जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं तो ये मत सोचिए कि आगे वाला सीट बेल्ट पहनेगा तो पीछे वाले को कुछ नहीं होता, पीछे वाले भी सीट बेल्ट पहनिए। और अगर आप जब नहीं पहनेंगे तो याद रखिएगा कि मैं आपको कहीं ना कहीं देख रहा हूँ।